अगर एक महिला मुख्यमंत्री के राज में अस्पताल जैसी जगह पर भी भयानक अपराध हो जाए और सबको लगने लगे कि इस भयानक अपराध की जांच पुलिस के बस की बात नहीं है, वहां के सीबीआई से जांच करानी चाहिए, तो यह उस राज्य की सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। लेकिन कोलकाता रेप और मर्डर केस में यही हो रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए कहा है। यानी ममता बनर्जी की पुलिस की जांच पर कोर्ट को भी भरोसा नहीं है। यह हाल हो गया आज की डेट में बंगाल की पुलिस का, बंगाल में कानून व्यवस्था का। कोर्ट भी कह रहा है सीबीआई से जांच करा लो। यही संदेश खाली के मामले में भी हुआ था, जब बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठे थे और फिर कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और कहना पड़ा कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। अब कोलकाता में महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ तो फिर बंगाल के सिस्टम का वही हाल है, जबकि यह बहुत ही भयानक घटना है। क्योंकि आप सोचिए कि अस्पताल जैसी जगह जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, जहां मरता आदमी भी जिंदगी पाता है, उस अस्पताल में कोई मर जाए, रेप हो जाए, यह आरोप लगे, मर्डर हो जाए, यह आरोप लगे, तो उस सुरक्षित जगह को कौन सुरक्षित मानेगा भाई? अस्पताल जैसी जगह जहां लोग अपने दुख दर्द पीड़ा के साथ जाते हैं और डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वहां पर अगर महिला डॉक्टर के साथ रेप हो जाए और उसकी बेरहमी से मर्डर कर दिया जाए तो फिर यही कहेंगे कि अपराधियों को किसी का खौफ ही नहीं है। कोलकाता में जो हुआ वो कोई सामान्य अपराध नहीं है, कोई राह चलते हुआ अपराध नहीं। कोलकाता ही नहीं, देश के नामी मेडिकल कॉलेज के अंदर दिल दहलाने वाला अपराध हुआ है और इसी वजह से देश भर में गुस्सा है। कई दिनों से देश भर के डॉक्टर सड़कों पर हैं, क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कि अगर कोई प्रोफेशनल अपने काम करने वाली जगह पर भी सुरक्षित नहीं होगा तो फिर किस तरह की स्थिति बन जाएगी। अगर बंगाल का यही हाल रहा तो जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ वो तो किसी भी प्रोफेशनल के साथ हो जाएगा। लोगों को डर लगेगा। अगली बार कोई डॉक्टर नहीं तो कोई वकील होगा, कोई टीचर होगा, कोई भी हो सकता है। ये डर तो मन में बैठ ही जाएगा ना भाई कि कौन सेफ है बंगाल में, जहां पुलिस जांच नहीं कर पा रही, जहां पुलिस पकड़ नहीं पा रही, सीबीआई को हर बार घुसना पड़ता है, कभी संदेश खाली होता है, कभी डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाता है। तो पब्लिक तो घबराएगी भाई कि लॉ एंड ऑर्डर बचा भी है कि नहीं बचा है। और इसलिए यह मामला सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। इस तरह के अपराध पर जांच और एक्शन में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अपराधी अपराध करने के बारे में सोचकर भी काम करें। अगर यूपी होता तो अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे अपराधी को मिट्टी में मिला देते, लेकिन यह मामला बंगाल का है और वहां पर ममता बनर्जी का राज है और उनकी पूरी ताकत तो इस वक्त नरेंद्र मोदी से भिड़ने में लगी है। और शायद यही वजह है कि वहां का सिस्टम नकारेपन की ऐसी चपेट में आ चुका है कि कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच पुलिस से छीन ली गई। आज हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए जो बातें कही हैं वो आप डिटेल में सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि क्या हाल हो गया है बंगाल का। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे जिस केस से पूरा देश उला हुआ है उस पर इंडी गठबंधन गहरी नींद में सोया हुआ है, जैसे कुछ बहुत बड़ी बात हुई नहीं है। और अभी एक हिंडनबर्ग का नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद देखिएगा कैसे पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगेंगे ये लोग, मोदी 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 करते हुए। मैंने आपको कितनी बार बताया बॉस कि आपके अपनों की जिंदगी, उनकी इज्जत, आपके अपनों का पैसा, उनकी तकलीफ इस देश के विपक्ष के लिए कोई मतलब ही नहीं रह गई है जब तक कि वो नरेंद्र मोदी के घेरने के काम ना आ सके। महिला सुरक्षा पर आपको इंडी गठबंधन की भाषा भी दिखाऊंगा कि जब विपक्ष के राज्यों में वारदात होती है, जहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने का मामला हो, तब भाषा कैसी होती है, और जब इंडी गठबंधन के दोस्तों के राज्यों में अगर कोई घटना हो जाए तब किस टोन में ये लोग बात करते हैं। अभी सब दिखाऊंगा विस्तार से। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि यह जांच बंगाल पुलिस की जगह सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि शुरू में अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया क्योंकि उस वक्त मर्डर होने की तुरंत कोई शिकायत नहीं मिली। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि शुरुआत में मर्डर का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, शुरू में इसे अननेचुरल डेथ का केस क्यों बताया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर का शव कोई सड़क के किनारे तो मिला नहीं था, सुपरिटेंडेंट या अस्पताल के प्रिंसिपल शिकायत दर्ज करवा सकते थे। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। इस पर बंगाल सरकार के वकील ने ना में जवाब दिया। इस सब बातों पर हाईकोर्ट का ये कहना पड़ा कि जांच में कुछ तो मिसिंग है। सोचिए कितनी बड़ी बात हाईकोर्ट कह रहा है कि जांच में कुछ तो मिसिंग है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि शुरुआती चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि केस में जांच में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई।
कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन पीड़ित या पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। आप सोचिए लॉ एंड ऑर्डर का इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि एक मतलब ये ऑलमोस्ट निर्भया जैसा केस है, ऐसी क्रूर हत्या हुई है, यह आरोप लग रहा है, और हाईकोर्ट कह रहा है कि सिस्टम पीड़िता है और उसके परिवार के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, और इंडिया अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार को यह डर है कि अगर जांच ऐसी ही चलती रही तो जांच पूरी ही नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की इस दलील को मानते हैं कि सबूत नष्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इस जांच को सीबीआई को सौंपते हैं, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और पब्लिक का भरोसा बढ़े। आप सोचिए, इतनी खौफनाक वारदात पर कोलकाता पुलिस ऐसी जांच कर रही थी कि पीड़ित परिवार को सबूतों के नष्ट होने का डर सता रहा था और कोर्ट को लगा कि यह डर सही है। चल क्या रहा है बॉस बंगाल में, संदेश खाली में वही हाल, कोलकाता के इतने गंभीर मामले में वही हाल। पुलिस है किस लिए भाई? आप सोचिए कि एक ही दिन में हाईकोर्ट ने सारी बातें सुनकर सब कुछ साफ साफ देखकर फैसला ले भी लिया कि इस तरह के विभत्स अपराध में जिस तरह से जांच हो रही है उसमें इस अपराध की जांच सीबीआई को देना ही उचित है। लेकिन महिला होकर भी ममता बनर्जी यह फैसला नहीं कर पाई कि इस अपराध की जांच पुलिस से नहीं सीबीआई से करवानी चाहिए। ममता बनर्जी ने तो यह बोला था कि रविवार तक पुलिस इस केस पर पूरा खुलासा कर दे, नहीं तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी को लग गया था कि इस मामले में पुलिस सही से जांच नहीं कर पा रही है तो वो कल ही सीबीआई जांच के लिए कह देती, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। क्यों? वो इंतजार कर रही थी कि पुलिस इस मामले की जांच कर लेगी। इसलिए तो पीड़ित के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का बयान सुना कि कुछ दिनों में पुलिस की जांच पूरी नहीं होती है तो सीबीआई को जांच दे दी जाएगी। लेकिन इस तरह की देरी बहुत घातक हो सकती है क्योंकि तब तक सबूत भी नष्ट हो जाते। इस मामले में पुलिस का रवैया बहुत ही लापरवाही भरा रहा है, इसलिए तुरंत सीबीआई जांच की मांग की गई। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, इस भयानक घटना के बारे में फिर से आपको याद दिलाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों इसे निर्भया कांड से कंपेयर किया जा रहा है और क्यों एक महिला मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार कर रही है, उनकी सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। यह गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। दरअसल कोलकाता के नामी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ यह जघन्य घटना 8 और 9 अगस्त के रात को हुई। ट्रेनी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। वारदात वाली रात ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। ट्रेनी डॉक्टर रात 2 बजे अपने 4 सहयोगियों के साथ डिनर के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई। डॉक्टर के सहयोगी तो सेमिनार हॉल से चले गए, लेकिन डॉक्टर वहीं सोने लगी कहा गया। 9 अगस्त को सुबह 6 बजे ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का रेप करने के बाद मर्डर किया गया। इस केस में पुलिस ने जिस आरोपी संजय रॉय को पकड़ा था उसके बारे में कई खुलासे हुए कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का सहयोग करता था। बाद में संजय रॉय को पुलिस कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर संजय रॉय आरजी कर अस्पताल में पुलिस चौकी में आ गया। इससे संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में एंट्री मिलने लगी। संजय रॉय लोगों को बताता था कि वो पुलिस के साथ काम करता है। संजय रॉय की बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। संजय रॉय मरीजों को अस्पताल में दाखिला दिलाने और बेड दिलाने के बदले पैसे भी लेता था। संजय रॉय के मोबाइल से सैकड़ों अश्लील वीडियोस मिले। संजय रॉय ने 4 बार शादी की थी और 3 बीवियां उसे छोड़कर गई थी। चौथी बीवी की मौत हो गई। संजय रॉय पर अपनी मां, बहन और बीवियों के साथ मारपीट के भी आरोप लगे हुए हैं। संजय रॉय शराब पीता है और हिंसक मानसिकता का आदमी है, यह भी आरोप है। जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया तब भी वो नशे में था। संजय रॉय ने डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस की जांच और इस गिरफ्तारी पर पीड़ित पक्ष को यकीन नहीं। उनका मानना है कि पुलिस की जांच में गड़बड़ है। और आज तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि कुछ मिसिंग लग रहा है। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता ने कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक कवर अप है, राज्य पुलिस की जांच में गड़बड़ है। इस मामले में असली फैक्ट्स पर पर्दा डाला जा रहा है। हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने बताया कि जब उन्हें वारदात से जुड़ा पहला कॉल आया तो बताया गया कि उनकी बेटी बीमार हो गई। जब अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया।
उन्हें बेटी की डेड बॉडी नहीं देखने दी गई भाई। 3 घंटे वो इंतजार करते रहे। जब माता पिता ने यह देखा कि बेटी के शव को, जब माता पिता ने फाइनली बेटी के शव को देखा, तो शव को देखते ही वो ये कह सकते थे कि ये सुसाइड का मामला ही नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। तो बॉस, जिन लोगों ने कहा कि ये सुसाइड है शुरुआती तौर पर, उन्होंने कैसे कह दिया सुसाइड है, जब माता पिता को समझ में आ रहा है, जो डॉक्टर नहीं है। तो वहां अस्पताल में जो डॉक्टर थे उनको देख के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुसाइड है या क्या है। और सुनिए, हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता के वकील ने आगे जो बताया वो और हैरान करने वाला है। वकील ने बताया कि पुलिस ने उन्हें मामले को सेटल करने तक के लिए कहा। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि माता पिता को उनकी बेटी का शव देखने के लिए घंटों इंतजार कराया। कोर्ट ने कहा कि अगर यह सही है कि उन्हें इंतजार कराया गया, उन्हें गुमराह किया गया, तो सही बात नहीं है। किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। प्रशासन को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। पीड़ित पक्ष को लगता है कि ऐसी हैवानियत सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता के वकील ने कहा कि एक व्यक्ति कैसे 30 से 40 मिनट में किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है, कि किसी एक आदमी का काम ही नहीं लग रहा है। यानी माता पिता को यह शक है कि इस मामले में एक से ज्यादा आरोपी हैं, और इसलिए उन्हें लगता है कि केस को कवर अप किया जा रहा है। जिस आरोपी को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा, उस आरोपी तक पुलिस पहुंची कैसे, आपको यह भी बताता हूं। कोलकाता पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले सेमिनार हॉल के आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको चेक किया। 2 सीसीटीवी कैमरे ऐसे थे जो सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट को कवर करते थे। पुलिस को यह पता था कि घटना रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई। इसी टाइम फ्रेम के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 7 से 8 लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज में ही पहली बार पुलिस को संजय रॉय भी दिखाई दिया। सीसीटीवी में संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। पहली बार संजय रॉय रात 11 बजे आरजी कर अस्पताल में दिखा था। फिर संजय रॉय को सुबह 4 बजे के करीब सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया। करीब 40 मिनट के बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकल गया। सीसीटीवी में संजय रॉय को देखकर लग रहा था जैसे उसने शराब पी हुई। वारदात के बाद संजय रॉय अस्पताल में सिविल डिफेंस के बैरक में जाकर सो गया। उसे नहीं पता था कि वो वारदात के बाद ऐसा सबूत छोड़ आया है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को सेमिनार हॉल जाते हुए और वहां से बाहर जाते हुए देखकर संजय रॉय पर शक गहरा। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग मिला, जिससे यह साबित हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय रॉय ने ही रेप किया और उसका मर्डर किया। पुलिस को सेमिनार हॉल से टूटा हुआ नेक बैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिला, वो जो गले में नहीं टांग के आप ब्लूटूथ से सुनते हैं। पुलिस को शक था कि यह ईयरफोन वारदात में शामिल आरोपी का है। पुलिस पहले यह जान चुकी थी कि ट्रेनी डॉक्टर के पास कोई ईयरफोन तो था ही नहीं। पुलिस ने फिर से संजय रॉय के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा। सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए संजय रॉय के गले में ईयरफोन था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके गले में ईयरफोन नहीं। इससे पुलिस का शक पक्का हो गया कि ईयरफोन संजय रॉय का ही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों के मोबाइल चेक किए। उन सभी लोगों के मोबाइल से ईयरफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ईयरफोन किसी के भी मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ। संजय रॉय को शक के आधार पर पुलिस उसके घर से पकड़कर लाई। संजय रॉय के मोबाइल को जब नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट किया गया तो वो कनेक्ट हो गया। इसके बाद पुलिस ने संजय रॉय को रेप और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई उसके सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था, डॉक्टर के मुंह से भी खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। चेहरे पर चोट के कई निशान थे। बाएं पैर में चोट लगी हुई थी, गर्दन और पैर टूटे हुए थे, होंठों पर भी चोट के निशान थे। आप सोचिए किस निर्ममता से मर्डर हुआ है, और कहा जा रहा है कि शुरुआत में इसे सुसाइड बता दिया गया। यह सब सुसाइड के लक्षण लग रहे थे। महिला डॉक्टर से ऐसी हैवानियत की वजह से ही पीड़ित माता पिता और कई लोगों को यह लग रहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके मर्डर की घटना को ममता बनर्जी के प्रशासन ने किस तरह से हैंडल किया, उसे आप आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के केस से समझ सकते हैं। वारदात के बाद डॉक्टरों के गुस्से को देखते हुए संदीप घोष को उनके पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया, लेकिन 12 घंटों में उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब गजब ही चल रहा है। इस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट भड़क गया भाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा कि क्यों वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब संदीप घोष ने आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दिया तो कुछ ही घंटों के अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बन गया भाई? क्यों बनाया? अगर इतना ही बढ़िया आदमी है तो फिर इस्तीफा ही नहीं दिलाना था। हाईकोर्ट के जज इस पर इतना भड़क गए कि संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहा। ऐसा न करने पर खुद ऑर्डर पास करने की बात कही। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष पर लगे उन आरोपों का भी संज्ञान लिया जिसमें यह कहा गया कि संदीप घोष ने शुरुआत में पीड़िता को ही ब्लेम किया और पीड़िता को मनोविकृत बताने की कोशिश की। आप सोचिए, ऐसे आदमी से इस्तीफा लेकर और कुछ घंटे में उसको फिर बना रहे प्रिंसिपल। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल तो सभी डॉक्टर्स का गार्डियन होता है। अगर वो इस मामले में सहानुभूति नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल को घर पर होना चाहिए, उन्हें कहीं और काम करना ही नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या प्रिंसिपल इतना ताकतवर है कि सरकारी वकील उनका पक्ष रख रहे हैं? लेकिन सवाल तो यह है कि बंगाल में चल क्या रहा है? किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसको बचाओ, किसी पे रेप का आरोप लगे उसको बचाने का आरोप लगे। चल क्या रहा है बॉस? लोग कैसे पुलिस पर, प्रशासन पर भरोसा करेंगे?